students, welcome back once again to the content number 2 of vector algebra. So in the content number 1 we have already discussed about the various concepts or fundamentals of vector algebra. Okay, so those are the basic fundamentals of vector algebra. So now in the content number 2 we will discuss about the addition of vector and many more concepts about vector algebra. Okay, so बहुत ही अच्छे से इसको देखेंगे, नोट को बहुत अच्छे से लिखेंगे ताकि ये फ्यूचर यूज़ के लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज सेड टू बी वेक्टर एडिशन ऑफ ए वेक्टर. ओके, सो एडिशन ऑफ द वेक्टर में हम क्या करेंगे, जस्ट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट दैट पार्ट वन फ्री वेक्टर हमने डिस्कस किए थे, जहाँ पे कि वो बोला गया था फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर में क्या बोला गया था कि अगर दो वेक्टर कोई भी नॉर्मल डायरेक्शन में होता है तो उनको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं पैरेलली, तो हम उनको पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं. सो लेट हियर इज ए बी वेक्टर एंड हियर अनदर वन इज ए वेक्टर. ओके, तो मैंने क्या किया ना, इसको पैरेलली डिस्प्लेस किया तो उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे जब हमने उसको पैरेलली डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे ए वेक्टर को मैंने लाके यहाँ पे रख दिया और बी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस करके उसका जो फाइनल पॉइंट में बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को कोइंसाइड कर दिया. ठीक है, तो ये हो गया मेरा ए वेक्टर, ये हो गया मेरा बी वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे हम एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर अलजेब्रा. सो फर्स्ट टू लॉज आर देयर, वन इज triangle law of vector addition, another one is parallelogram law of vector addition. Okay, so first coming back to the triangle law of vector addition, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला कि एनी टू वेक्टर्स को हम पैरेलली डिस्प्लेस करके पहला वेक्टर ये है ए वेक्टर और ए वेक्टर का जहाँ पे टर्मिनल पॉइंट होगा वहाँ पे बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट को रख देंगे. तो ये हो गया ये डायरेक्शन में, तो टेकन इन सेम ऑर्डर ए बी. ठीक है, तो उनका जो एडिशन होगा, वो दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा उसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, टू इट विल बी द वर्टिसेस, थर्ड वर्टिसेस of the triangle taken in opposite order. So that third vertices, that is a plus b, यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में था बट ये जो a plus b निकलेगा मेरा that will be taken in opposite order. ये अगर ऐसा जा रहा था एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला हमारा क्लॉकवाइज होगा, देन दैट वेक्टर विल बी गिवन बाय a plus b वेक्टर. तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करने के लिए लेट वी हैव टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी हैव शिफ्टेड बी वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड. बी वेक्टर को हमने चेंज किया विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सच दैट इट्स इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए. इसका बी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट के साथ वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा. यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे. ठीक है, टेकन इन एन ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, मतलब जो ऑर्डर में ए वेक्टर था वही ऑर्डर में बी वेक्टर को मिलेंगे. देन द वेक्टर ए प्लस बी, उनका जो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड. और यहाँ पे अगर हम नेमिंग दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया कितना सी. ठीक है, तो ए बी और बी सी हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर लिया था, और जो उनका एडिशन होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड. थर्ड साइड कौन सा हो गया, ए सी हो गया, ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अगर हम ट्राइंगल में ले रहे हैं तो ए बी बी सी और उसका थर्ड साइड कौन होगा, ए सी, टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. सम ऑफ ए एंड बी टेकन इन रिवर्स ऑर्डर और ऑपोजिट ऑर्डर में वो उसको हमको देगा. तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर को हम अगर रख रहे हैं कैसे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होगा ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट के साथ वो कोइंसाइड करेगा. तो जो उनका एडिशन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर मिलेगा, दैट विल बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर. तो ये यहाँ पे ऐसे होगा तो उनका वैल्यू जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऑपोजिट ऑर्डर में लेना पड़ेगा. देयरफॉर ए सी विल बी गिवन बाय ए प्लस बी वेक्टर. दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोलते हैं. तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ए बी प्लस बी सी, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर विल बी गिवन बाय ए सी वेक्टर. दैट इज नथिंग बट अवर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, ना कमिंग बैक टू, अगर हम उसको सेम ऑर्डर में ले लेते तो क्या होता, देखो, तो सिंस ए सी वेक्टर इक्वल माइनस ऑफ सी ए वेक्टर, ए सी वेक्टर को हम उसका अपोजिट ऑफ नेगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर ले सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम वही ए सी के जगह में क्या करेंगे ना, सी ए वेक्टर माइनस ऑफ सी ए वेक्टर डाल रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी, ए सी के जगह हमने कितना डाला, माइनस ऑफ सी ए वेक्टर.
तो इट विल बिकम ए बी प्लस बी सी, ये माइनस सी इधर रहने से कितना हो जाएगा प्लस सी है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर दैट विल बी गिवन बाय 0। तो अगर मैं उसको सेम ऑर्डर में ले जाता तो दोनों तीनों का जो एडिशन हो जाता वो कितना हो जाता 0 होता। दैट्स वाई ए वेक्टर और बी वेक्टर जो ऑर्डर में रहता है ए प्लस बी वेक्टर उसका ऑपोजिट ऑर्डर में हमको लेना पड़ता है। दिस मीन्स when the side of a triangle are taken in same order it becomes 0। तो अगर हम सेम ऑर्डर में ले लेते हैं तो उनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हम कंक्लूजन में कैसे आएंगे कि if two vectors are represented as two adjacent side of a triangle taken in same order, अगर दोनों वेक्टर को हम adjacent side of a triangle in same order ले रहे हैं तब तो the sum of the vectors that is a plus a vector plus b vector is represented by the third side। वो उसका किस में रिप्रेजेंट करेगा थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये वाला ऑपोजिट, एंड दैट इज दिस इज नथिंग बट अवर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड लॉ, सेकेंड पार्ट। और पहले थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस अब जैसे एडिशन किया डिफरेंस उसका बस रिवर्स होगा, उल्टा ही होगा, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ वेक्टर बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ के ऊपर में ही बेस्ट करता है। तो ट्रायंगल डिफरेंस ऑफ वेक्टर में क्या होता है ना, अगर मैं ए वेक्टर ले रहा हूँ और बी वेक्टर जो हमने ऊपर में लिया था ट्रायंगल लॉ में हमने क्या करें उसका ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब माइनस ऑफ बी वेक्टर, मैंने मतलब उसका डायरेक्शन को हम चेंज कर दिया, ऑपोजिट कर दिए। तो वो बी वेक्टर था, यहाँ पे उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये वाला ले लिया हम ए वेक्टर, ये ले लिया हमने बी वेक्टर, तो टेकन इन सेम ऑर्डर। तो ऑब्वियसली इसका जो एडिशन होगा, हम डिफरेंस कर रहे हैं पहले एडिशन देखते हैं। तो इनका जो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर विल बी गिवन बाय दैट ए सी वेक्टर। तो जब हम ए प्लस माइनस ऑफ बी कर रहे हैं ए प्लस माइनस ऑफ बी दैट ऑब्वियसली मीन्स दैट प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, इट विल बी गिवन बाय ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो ये ए वेक्टर लिया था, यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर लिया था माइनस ऑफ बी। तो हमारा जो ए सी निकलेगा था निकलना था अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम क्या करते हैं दोनों को ऐड करते हैं टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे था, इसका डायरेक्शन यहाँ पे था, ए सी का डायरेक्शन हमने ऑपोजिट लिया। बट जब हम उनको ऐड किए ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वी वेक्टर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लस और माइनस कितना होता है माइनस, तो ए वेक्टर माइनस ऑफ वी वेक्टर। सो ए सी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज difference of two vector that is a vector minus of b vector। So it is the addition of a vector and negative of a vector। तो इस यहाँ पे एक्चुअली डिफरेंस का मतलब नथिंग बट द एडिशन ऑफ द वेक्टर विथ इट्स नेगेटिव ऑफ द वेक्टर another vector। तो एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ another वेक्टर विल बी गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। सो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। सो ए बी की जगह हमने ए पुट किया, बी सी की जगह हमने माइनस ऑफ बी पुट किया दैट इज ए सी। तो ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर विल बी गिवन बाय ए सी वेक्टर। सो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, ये था हमारा पहला लॉ। सेकंड लॉ में हम क्या बोले थे वो था हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट इज देयर। यहाँ पे भी हम बेसिकली ट्रायंगल लॉ का कॉन्सेप्ट ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया ना ए वेक्टर, यहाँ पे एक ए वेक्टर लिया, यहाँ पे एक ओ पॉइंट से उन दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो ओ पॉइंट से ओ ए गया, ओ पॉइंट से ओ बी गया। ठीक है, तो ये सपोज ए वेक्टर है, ये सपोज हमारा कौन सा वेक्टर है बी वेक्टर है। तो इनका जो एडिशन होगा ए प्लस बी वेक्टर होगा। So if we have two vectors a vector and b vector represented by the two adjacent side of a parallelogram, two adjacent side मतलब उनका जो इनिशियल पॉइंट होगा उनका एक कॉमन पॉइंट ओ होगा। ठीक है, एंड द डायरेक्शन देयर सम ए प्लस बी, उनका जो ए प्लस बी निकलेगा इज रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। उसका जो ए प्लस बी वेक्टर निकलेगा वो क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसका डायगोनल को। जैसे ट्राइंगल में हम थर्ड साइड को रिप्रेजेंट कर रहे थे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करेंगे ना, अगर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हो रहा है तो उनका जो एडिशन होगा एडिशन ऑफ द वेक्टर होगा इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम थ्रू देयर कॉमन पॉइंट्स। तो यहाँ पे तो टू डायगोनल्स आता है, तो ये डायगोनल को भी हम ले सकते थे, बट यहाँ पे थ्रू देयर कॉमन पॉइंट मतलब जहाँ से वो इनिशिएट हुए, मतलब इनिशियल पॉइंट से उनका जो कॉमन पॉइंट यहाँ पे कौन सा है ओ, तो ओ से जो डायगोनल गया होगा उसको ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे पैरेललोग्राम का ए वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर था, इनका जो एडिशन होगा ए प्लस बी वेक्टर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू देयर कॉमन पॉइंट्स। क्लियर, so that is nothing but our पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो फ्रॉम फिगर हम क्या बता सकते हैं बताओ, ओ ए प्लस ए सी
ओ ए प्लस ए सी। देखो बच्चे, देखो यहाँ पे अगर हम पैरेललोग्राम को ज्वाइन करते तो इसको हम ज्वाइन कर देते, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये ए वेक्टर हुआ तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, ए वेक्टर, और अगर ये बी वेक्टर हुआ तो ऑब्वियसली ये वाला भी कितना हो जाएगा, बी वेक्टर, एज पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड से इक्वल, ठीक है। अच्छा देखो अभी ये क्या कौन सा बन गया, ओ ए सी एक ट्राइंगल बन गया, और सी ओ बी सी एक ट्राइंगल बन गया। तो अगर हम ओ ए सी ट्राइंगल ले रहे हैं, देन इन ओ ए सी ट्राइंगल ओ ए इज ए वेक्टर, ए सी is b vector taken in same order, then according to the triangle law of vector addition, if we are taking two vectors taken in same order, then the addition of those two vectors will be given by the third side of the triangle taken in opposite order, that is यहाँ पे a यहाँ पे b हुआ तो यहाँ पे opposite, तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इट विल बी गिवन बाय ए प्लस बी वेक्टर। सो ओ ए प्लस ए सी इक्वल ओ सी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ टी एल, ठीक है। उसको हमने बस चेंज कैसे कर दिया, ए सी के जगह में मैंने कितना लिख लिया, ए सी के जगह में हमने कितना लिख लिया, ओ बी, एज दे आर इक्वल, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू ओ सी, एंड दैट इज नॉन एज पैरेलल पी एल, दैट इज पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से विल कन्वर्ट इट इनटू द parallelogram law of vector addition, ठीक है। so this is nothing but our parallelogram law of vector addition, hence we may say that two laws of vector addition are equivalent to each other। तो दोनों ही एक दूसरे से इक्विवेलेंट हम बोल सकते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मतलब सेम जगह में काम कर रहा है, ठीक है। मतलब टू फाइंड आउट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी विल यूज which one, our concept of triangle law of vector, clear? Now coming back to the next concept, so now coming back to the property of the vector addition, so there are some property of the properties of vector addition, so simple properties are there जो हमने अलजेब्रा में भी पढ़ा था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, ओके। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, ओके। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है ना, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम कर रहे हैं, दैट विल आल्सो इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दैट इज सेड टू बी कम्यूटेटिव लॉ। देन कमिंग बैक टू द एसोसिएटिव लॉ, ये सब हम लोग को पता है, बस थोड़ा सा डिस्कस करना है कि एसोसिएटिव में क्या होता है ना, तीन वेक्टर हम लेंगे, जैसे कि नॉर्मल नंबर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, वैसे ही वेक्टर में भी अगर मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कर रहा हूँ प्लस उसके साथ सी वेक्टर कर रहा हूँ, दैट विल बी आल्सो इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्लियर? दिस इज सेड टू बी एसोसिएटिव। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब जहाँ पे ए वेक्टर के साथ कौन सा ऐसा वेक्टर ऐड करेंगे तो दैट विल गिव द सेम वेक्टर, दैट इज जीरो वेक्टर। सो ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर विल बी गिवन बाय ए वेक्टर। सो हियर जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे जो जीरो है उसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है ना, ए में ऐसा क्या ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस जीरो वेक्टर। सो ऑब्वियसली ए में अगर हम माइनस ऑफ ए वेक्टर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, देन इट इज गिवन बाय जीरो वेक्टर, एंड हियर माइनस ए इज सेड टू बी additive inverse of A. Then coming back to the multiplication of a vector by a scalar. Scalar में जब हम वेक्टर
ठीक है, जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर कर ले, मतलब एक वेक्टर में एक स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होगा हम देख सकते हैं। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे ए वेक्टर, ये टोटल सपोज ए वेक्टर था, इसका अगर हम हाफ ऑफ ए वेक्टर ले लें, मतलब उसका हाफ पार्ट लेंगे। ठीक है, वही वेक्टर का अगर हम 2a ले लें, मतलब 2 मल्टीप्लाई मतलब 2 यूनिट्स ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2a मतलब यहाँ पे a और यहाँ पे a, मतलब ये 2a हो गया। माइनस ऑफ 2a मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। वहाँ पे a का सपोज माइनस ऑफ a कर रहे हैं, तो यहाँ पे a का डायरेक्शन यहाँ पे, तो माइनस ऑफ a का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। 3 ऑफ a करेंगे तो a में 3 क्वांटिटी ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पे जितना मैग्नीट्यूड था उसका 3 टाइम्स लेंगे, मतलब इतना बड़ा हो जाएगा, दैट विल गिवन बाय 3 अगर माइनस ऑफ 3 बोलते तो उसका डायरेक्शन बस चेंज होता। सो यहाँ पे हमने क्या किया ना, कुछ स्केलर को एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड का हमने ऊपर नीचे किया। ठीक है, लेट ए बी ए गिवन वेक्टर एंड लैम्डा भी एनी स्केलर, लैम्डा हियर लैम्डा इज एनी स्केलर, मतलब कोई भी हम हाफ 2 3 4 -2 -3 -4 कुछ मल्टीप्लाई करें, दैट विल बी टेकन एज लैम्डा। देन द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बाय द स्केलर लैम्डा, मतलब ए वेक्टर को हम जब लैम्डा मतलब कोई भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा इनटू ए वेक्टर। ठीक है, एनी मतलब 2a वेक्टर 3a वेक्टर इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय ए वेक्टर बाय द स्केलर लैम्डा। मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करें 3a और 4a, तो उसको लिखने के टाइम में हम क्या करेंगे, वो नंबर को वो वेक्टर के साथ करके लिखेंगे। क्लियर? सो नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। सो कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर का मतलब क्या होता है? सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द फिगर और 3 डायमेंशनल प्लेन। सो हियर इट इज़ एक्स एक्सिस, इट इज़ वाई एक्सिस, इट इज़ जेड एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन ओ। ठीक है, तो हमने अभी क्या लेंगे ना, कुछ यूनिट वेक्टर लेंगे, यूनिट वेक्टर्स लेंगे। यूनिट वेक्टर्स हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, इसका कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से बताऊंगा इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो यूनिट हम 1 यूनिट का सब लेंथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ए जो हम यहाँ पे ए पॉइंट दिया, मैंने यहाँ पे बी पॉइंट दिया, यहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट दिया, सी पॉइंट दिया, तो उनका जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, मतलब ओ ए इज 1 यूनिट, ओ बी इज 1 यूनिट, ओ सी इज ऑल्सो 1 यूनिट। तो ओ ए का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, ओ बी का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, ओ सी का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट। दे आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स। वो जो वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई ओ एंड ओ जेड। मतलब यहाँ पे जो हम 1 यूनिट लिए उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। एंड दीज यूनिट वेक्टर्स आर डिनोटेड एज आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यहाँ पे जो ये वाला सिंबल होता है कैप। ठीक है, सो हियर they are represented or they are denoted as I cap, ये x एक्सिस में I cap, y एक्सिस में J cap, ये z एक्सिस में K cap respectively। ठीक है, so these are shown to be unit vectors। now अगर हम उसको एक प्लेन में दिखाएंगे, तो यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे वो ओ ए ओ बी सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बस मैंने और एक फिगर बना दिया जहाँ पे कि मुझे पोजीशन वेक्टर को दिखाना था पी पॉइंट। ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक का ये है हमारा पी पॉइंट। ठीक है, सो पी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर हम निकालेंगे, हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है, उसका जो कोऑर्डिनेट रहते हैं एक्स वाई जेड रहते हैं। ठीक है, सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ इज गिवन बाय, जो उसका जो पोजीशन वेक्टर रहता है उसका जो अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट फॉर्म इट विल बी, वहाँ पे क्या गिवन रहता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर रहता था। यहाँ पे जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कौन से फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे वो एक्स आई मतलब यूनिट वेक्टर हमने लिया, तो एक्स इंटू आई कैप, y into j cap and z into k cap. So it will be given by op equal to r vector, that will be given by x I cap plus y j cap plus z k cap. This form of any vector is called its component form। तो कोई भी वेक्टर को जब हम component form में लिखेंगे वहाँ पे हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, I cap, j cap and k cap, since these are the unit vectors। clear? कोई भी हम नॉर्मल एक नॉर्मल पॉइंट ले सकते हैं 2 3 4, तो वहाँ पे जब उसका वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 कैप। ठीक है, सो नाउ वी हैव, हमारे पास क्या मिला, ओ पी वेक्टर इक्वल टू कितना मिला, आर वेक्टर, और आर वेक्टर को जो हम जब हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे दैट विल बी गिवन बाय एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, सो हियर एक्स वाई जेड आर कॉल्ड एज स्केलर कंपोनेंट। यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा जो कि यूनिट वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाइड होता है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर्स मतलब आई कैप जे कैप के कैप के साथ मल्टीप्लाई है, जैसे कि एक्स वाई जेड, दे आर सेड टू बी स्केलर कंपोनेंट्स।
एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा जैसे कि हमने पढ़ा था पहला कॉन्सेप्ट में कि उसका मैग्नीट्यूड हमेशा हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल रूट ओवर. सो इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज R वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप का मैग्नीट्यूड एंड दैट विल बी गिवन बाय R वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल रूट ओवर. So this is known as the component form of any vector which will be given by xi cap plus yj cap plus zk cap. कोई भी वेक्टर को हम component form में लिखेंगे तो उसका यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पे ये x y z the coefficients are said to be scalar component and the total xi cap yj cap and zk cap are called as vector component. So these are two components, one is scalar component, one is vector components. क्लियर ऑल ऑफ यू. एंड द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ऑब्वियसली उसका जो कोफिशिएंट का स्क्वायर का एडिशन का रूट ओवर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर. क्लियर, वेरी गुड. सो नाउ कमिंग टू सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है, अभी आते हैं वही कंपोनेंट्स फॉर्म का सम प्रॉपर्टीज देखते हैं. सम प्रॉपर्टीज में क्या होता है ना, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एनी टू वेक्टर्स गिवन इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन है. मतलब जैसे कि ए वेक्टर इज गिवन बाय a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप एंड बी वेक्टर इज गिवन बाय b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप. देन द फर्स्ट प्रॉपर्टी टेल्स दैट अगर हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये जो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होगा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स होगा वो ऐड हो जाते हैं. मतलब ये a1 हो जाएगा b1 के साथ ऐड, a2 b2 a3 b3, मतलब a1 प्लस b1i के प्लस a2 प्लस b2j के प्लस a3 प्लस b3k कैप. ठीक है, एडिशन में वैसा होगा. नेगेटिव में भी बस क्या करेंगे ना, माइनस करेंगे, मतलब a1 माइनस b1i के प्लस a2 माइनस b2j के प्लस a3 माइनस b3k कैप. सो एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अभी इक्वल वेक्टर्स हम कब बोलेंगे, द वेक्टर्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हम दो वेक्टर्स को इक्वल कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली कब बोलेंगे, जबकि उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स होगा, मतलब a1 और b1, a2 और b2, a3 और b3 अगर सेम हो रहा है देन ओनली यू कैन से दैट, मतलब यहाँ पे i का कोफिशिएंट कौन था, a1, यहाँ पे i का कोफिशिएंट कौन था, b1. तो अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं और a2 b2 सेम हो रहे हैं, a3 b3 सेम हो रहे हैं, तब जाके हम क्या बोलेंगे, बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स. इफ एंड ओनली बोला है तो अगर ये तीनों इक्वल होंगे उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे, और अगर ये इक्वल वेक्टर्स होंगे ऑब्वियसली a1 इक्वल टू b1, a2 इक्वल टू b2, a3 इक्वल टू, इफ एंड ओनली बोला है. ठीक है, डबल कंडीशनल. Okay, now coming to the fourth condition, that is the multiplication of a vector by any scalar lambda is given by, जब हम कोई भी स्केलर को मल्टीप्लिकेशन कर रहे वेक्टर के साथ विथ इट्स कंपोनेंट फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम स्केलर जस्ट नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे थे. जब कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होगा, जैसे कि लैम्डा इंटू ए वेक्टर करेंगे, तो लैम्डा इंटू ए वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है a1i के प्लस a2j के प्लस a3k के. ओके, सो इट विल बी गिवन बाय लैम्डा इंटू एन, मतलब ये लैम्डा जाके सब कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, मतलब लैम्डा a1i के प्लस लैम्डा a2j के प्लस लैम्डा a3k के. इट विल बी गिवन बाय दिस. क्लियर, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. Okay, so this is the some properties of vector algebra. So now coming back to the next concept, that is said to be unit vectors. उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर्स बोलेंगे, जो कि हमने पढ़ा था. तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसको कैप को कैसे डिनोट करते, कैसे डिफाइन करते, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. सो यूनिट वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, कोई भी वो पर्टिकुलर वो डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज डिफाइंड एज, अगर कोई भी एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन होगा, जैसे कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप के फॉर्म में गिवन होगा, और ये है हमारा वेक्टर, ये ए वेक्टर है ये वाला. ठीक है, उसका यूनिट वेक्टर ऑब्वियसली 1 यूनिट लगेगा, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए कैप में डिनोट करते हैं, एंड दैट विल बी गिवन बाय ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. That is the formula to find out any unit vector. That the formula is given by a vector, a cap equal to a vector divided by a vector का magnitude. So here a cap equal to a vector, तो a vector लिखेंगे by a vector का magnitude. जब हम निकालेंगे component vector का magnitude कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर. सो a cap विल बी गिवन, a वेक्टर यहाँ पे कितना गिवन है बच्चा, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो ऊपर में लिखेंगे एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के डिवाइडेड बाय उसका जो मैग्नीट्यूड, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट ओवर. सो द यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. दैट इज द
फॉर्मूला। ओके, एक एग्जांपल छोटा सा करते हैं, वहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा हम कैसे लिखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर इज गिवन बाय आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो यहाँ पे सामने कुछ नहीं है, मतलब कोफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। तो वी हैव ए कैप इक्वल टू, द फॉर्मूला इज गिवन बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज ए वेक्टर इज गिवन बाय आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का होल रूट ओवर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मतलब रूट 6 हो रहा है। ऊपर में कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय रूट 6। इतना लिखने से भी हमारा आंसर सही होगा, बट जस्ट डिराइव इट एंड राइट लाइक 1 बाई रूट 6 आई कैप, जस्ट सेपरेट कर लेंगे, 1 बाई रूट 6 जे कैप प्लस 2 बाई रूट 6 के कैप, एंड दैट इज द व्हाट यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ए। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, पहले ए वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, देन विल गेट द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ कमिंग बैक टू द सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज of vector algebra. So the first property tells that the condition of collinearity, collinear हम को बोलेंगे दो वेक्टर को। So two vectors are said to be collinear if and only if there exists a scalar lambda such that a vector equal to plus or minus lambda b vector और b vector is plus or minus lambda a vector। मतलब एक वेक्टर और एक वेक्टर के साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके कुछ गिवन होगा, तो वो दोनों वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या बताते देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, उसका डायरेक्शन देखो अलग है। यहाँ पे ए वेक्टर है, सी वेक्टर यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के अंदर का रिलेशन क्या है, सो विच इज इन द फॉर्म ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब वो दैट विल बी गिवन बाय माइनस साइन, दैट इज बी वेक्टर इज माइनस ऑफ ए वेक्टर। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्वाइस सी वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, तो विच इज इन द फॉर्म ऑफ सी वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो बी वेक्टर इक्वल टू माइनस 1 इंटू ए वेक्टर हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे सी वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे जो -1 है, वो क्या हम कंसिडर करेंगे, लैम्बडा में कंसिडर करेंगे, मतलब एनी कांस्टेंट में कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर ए वेक्टर को हम पर्टिकुलर और एक वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिखा देते हैं, देन टू वेक्टर्स आर सेड टू बी व्हाट, कोलिनियर। क्लियर? जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमने दिया है, अभी एग्जांपल करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएंगे हम। एग्जांपल में क्या दिया देखो, सो दैट दे आर कोलिनियर, दो वेक्टर यहाँ पे गिवन है, बोला है कि दोनों को कोलिनियर दिखाना है, मतलब मुझे एक वेक्टर को और एक वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है। कोई भी वेक्टर, ऐसा नहीं कि हम, सर आपने तो बोला था ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर का, वैसा कुछ नहीं है। बी वेक्टर को हम ए वेक्टर का भी दिखा सकते हैं, ए वेक्टर को हम बी वेक्टर का भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है। तो अगर हम दिखाएंगे ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, बी वेक्टर इक्वल टू कितना है, 2i के प्लस 2j के माइनस 2 के कम। अगर यहाँ से बच्चों मैं 2 कॉमन ले देता हूँ, बी वेक्टर से अगर हम 2 कॉमन ले जाते हैं, so it will be given by i 2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अभी वो ये जो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, वो क्या है एक्चुअली, ये जो वेक्टर ये टोटली क्या है, ए वेक्टर है। तो उसके जगह में कितना पुट करते हैं मैंने, ए वेक्टर। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर वेयर लैम्डा इक्वल टू हाउ मच, 2, मतलब कांस्टेंट जो हो गया कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑब्वियसली बी वेक्टर को हमको ए वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया, तो देयरफॉर अगर हमने लिख दिया उनको, तो दिस टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर। क्लियर? So this is the concept of collinear. Now coming to the direction cosines and direction ratios that we have already discussed in video number 1, but यहाँ पे फिर से हमको डिस्कस करना पड़ेगा। वहाँ पे भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बच्चे यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या एक्चुअली बोला जा रहा है, कैसे हम डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहे हैं। So suppose one vector is there, a vector which is in the component form, that is I cap plus 2j cap plus 4k cap। ठीक है, आई कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 2, के कैप का कोफिशिएंट 4। तो जब हम डायरेक्शन रेशियोज लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसका जो स्केलर कंपोनेंट होगा, वो पर्टिकुलर वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे कितना है बच्चा 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 4। सो दीज आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियोज, नथिंग एल्स। डायरेक्शन एक यूनिट, एक वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट्स रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो, दैट इज 1 2 4 फॉर दैट पर्टिकुलर व्हाट वेक्टर। नाउ कमिंग बैक टू द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, स्टेप 2 में मुझे उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा।
डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट इट्स यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय द फॉर्मूला ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो ए वेक्टर इज गिवन बाय आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज द स्क्वायर ऑफ इट्स कोफिशिएंट्स मींस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट ओवर. तो ऊपर में है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय 21 रूट ओवर. तो हमने इसको सेपरेट करेंगे तो 1/√21 आई कैप प्लस 2/√21 जे कैप प्लस 4/√21 के कैप. सो हियर अभी ये तो हो गया हमारा क्या यूनिट वेक्टर. अभी यूनिट वेक्टर्स का जो स्केलर कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स विल बी गिवन बाय डायरेक्शन कोसाइंस. यहाँ पे स्केलर कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर था, ठीक है, स्केलर कंपोनेंट ऑफ द पर्टिकुलर वेक्टर. बट डायरेक्शन कोसाइंस में क्या होगा ना, स्केलर कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर. ठीक है, यूनिट वेक्टर पहले निकालेंगे, उनका स्केलर कंपोनेंट मतलब आई कैप के साथ कौन मल्टीप्लाई है 1/√21, जे कैप के साथ 2/√21 एंड के कैप के साथ 4/√21. सो दीज आर सेड टू बी डायरेक्शन कोसाइंस. So direction ratios are the scalar component of the particular vector which is in the component form, and direction cosines are the scalar components of the unit vector of that particular vector. So this is the concept of direction ratios and direction cosines. Clear? Next, coming back to this again, another concept that is said to be a vector joining the 2 points. अगर एक वेक्टर 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है तो वहाँ पे उसका जो मैग्नीट्यूड और उसका जो कंपोनेंट फॉर्म होगा वो क्या होगा. सो इफ P1 एक पॉइंट है जिसका की कोऑर्डिनेट्स कितना है x1 y1 z1, और P2 और एक पॉइंट है जिसका की कोऑर्डिनेट कितना है x2 y2 z2 आर एनी 2 पॉइंट्स, देन द वेक्टर जॉइनिंग द P1 एंड P2, द वेक्टर जॉइनिंग P1 एंड P2 इज द वेक्टर P1 P2. जो P1 P2 को ज्वाइन कर रहा है दैट इज गिवन बाय डिफाइंड और दैट इज डिनोटेड बाय P1 P2 एंड इट इज गिवन बाय P1 P2 इज गिवन बाय. हम क्या करेंगे ना, जैसे हमने पढ़ा था 10th क्लास में भी 2 पॉइंट्स जॉइन 2 पॉइंट फॉर्मूला में, ठीक है. तो यहाँ पे 11th में भी हमने पढ़ा था x2, मतलब यहाँ पे जहाँ से जिसको जा रहा है मतलब टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को हमको क्या करना है, उसका कोफिशिएंट उसका कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है. मतलब x2 - x1 इंटू आई कैप, y2 - y1 इंटू जेड कैप, z2 - z1 इंटू के कैप. So P1 P2 will be given by x2 - x1 i cap, y2 - y1 j cap, z2 - z1 k cap. अगर यहाँ पे P2 P1 होता तो P1 से P2 का मतलब टर्मिनल से इनिशियल का कोऑर्डिनेट्स को हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है. एंड ऑब्वियसली इट्स मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय द स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट्स और स्केलर कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ द स्केलर कंपोनेंट दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर. सो P1 P2 का जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ऑब्वियसली तीनों का स्क्वायर करके उसका रूट ओवर ले लेंगे. सो इट विल बी गिवन बाय the magnitude of that particular vector joining the 2 points on the coordinate plane. Okay, so for one example, find the vector joining the points P 2 3 0 and Q -1 -2 -4 directed from P to Q. P से Q तक जा रहा है. So here it is P, here it is Q. ये P है, ये Q है. तो P से Q जा रहा है मतलब Q से मुझे किसको माइनस करना है, टर्मिनल से इनिशियल माइनस करना पड़ेगा. तो P का पॉइंट कितना है, पहले P इज द इनिशियल पॉइंट, Q इज द टर्मिनल पॉइंट. सो द रिक्वायर्ड वेक्टर जॉइनिंग P एंड Q इज गिवन बाय PQ वेक्टर इक्वल टू Q से P को माइनस मतलब -1 -2 i कैप, -2 -3 j कैप, -4 -0 k कैप निकालेंगे. लास्टली विल गेट PQ वेक्टर इक्वल टू -3 i कैप, -5 j कैप, -4 k कैप. अगर यहाँ पे हम उसको मैग्नीट्यूड भी निकालना होता तो अगर हम PQ का यहाँ पे गिवन नहीं है, सपोज अगर हमको निकालना होता तो हम क्या करते हैं, उनका जो स्केलर कंपोनेंट से उसका स्क्वायर का रूट ओवर लेते हैं. -3 का स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर. दैट विल बी गिवन बाय 9 + 25 + 16 का रूट ओवर. सो इट विल बी गिवन बाय 25 50 √50. सो इट विल बी गिवन बाय √50. दैट विल बी आवर आंसर अगर मैग्नीट्यूड बोला होता. ठीक, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला नहीं है, बस उसका बोला था वेक्टर निकालने के लिए डायरेक्टली. दैट विल बी गिवन बाय -3 i cap, -5 j cap, -4 k cap. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज सेक्शन फार्मूला यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा. सेक्शन फार्मूला और हमने पढ़ा था जस्ट हम स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़े थे, वी हैव डिस्कस्ड इन स्टैंडर्ड 11 आल्सो. ओके, सो सेक्शन फार्मूला थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा मैंने रिकॉल कर लेते हैं. वो उसमें 3 कंडीशन, 2 कंडीशन होता था. एक में एक पॉइंट होता था, वो एक पर्टिकुलर 2 पॉइंट को एक इंटरनली एक डिवाइड कर रहा था और एक में क्या कर रहा था, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था. ठीक है, तो
तो इंटरनली जब डिवाइड करता था वो तो उसका फॉर्मूला में प्लस होता था, एक्सटर्नली जब डिवाइड करता था वो वाला फॉर्मूला में उसका क्या होता था, माइनस होता था, ठीक है। तो सपोज P and Q are 2 points where coordinates are x1 y1 and x2 y2, and suppose R is any point between P and Q which divides the total PQ in the ratio m:n। m:n में हमने उसमें रेशियो में डिवाइड किया। ऑब्वियसली यहाँ पे जब जैसे हमने दिया है नेमिंग, वैसा नेमिंग अगर हम अभी 11th 12th में भी देंगे तो हमको मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। हमेशा यहाँ पे ये P और Q देंगे और जो मिडिल वाला पॉइंट है वो R देंगे। ऑब्वियसली पहला रेशियो को M देंगे, दूसरा रेशियो को N देंगे। जो उसका रेशियो निकलेगा PR by RQ, PR by RQ that will be given by how much, M by N, ठीक है। तो यहाँ पे R जो पॉइंट है वो PQ को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, M:n रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, एंड r का जो कोऑर्डिनेट होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट कितना होगा my2 प्लस ny1 बाई होल डिवाइडेड बाई m प्लस n, क्लियर। सो दिस इज फॉर द इंटरनल केस। एंड फॉर द एक्सटर्नल केस में क्या होता है ना, एक्सटर्नल केस में वहाँ पे पर्टिकुलर उसके अंदर कोई नहीं, वो बाहर में वो डिवाइड करेगा। तो बाहर में कैसे डिवाइड करेगा, हियर P and Q आर 2 पॉइंट्स, x1 y1 x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स। सपोज R इज अनदर पॉइंट, अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें यहाँ पे और एक R पॉइंट हो रहा है, जो R पॉइंट है जो कि PR और QR को PR एंड QR मतलब P से R का डिस्टेंस एंड Q से R का डिस्टेंस को कौन से रेशियो में डिवाइड करें, m:n रेशियो में डिवाइड करें। सेम तो यहाँ पे PR मतलब ये वाला रेशियो मतलब डिवाइड किया मतलब ये वाला पार्ट हो गया मेरा M और QR ये वाला पार्ट मेरा हो गया N। तो यहाँ पे भी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, PR डिवाइडेड बाई QR दैट विल बी गिवन बाई हाउ मच, PR by QR that will be given by M by N, मतलब ये टोटल M ये टोटल N। अगर हम इसको N और इसको M ले लें तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि PR by QR हमको हमेशा करना है। तो PR का रेशियो हो गया M, QR का रेशियो हो गया N, दोनों को जब डिवाइड करेंगे सेक्शन फार्मूला जब हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे। So it will be given by mx2 minus nx1 by m minus n, and second coordinate will be my2 minus ny1 whole divided by m minus n, ठीक है। So that is for the internal case and first one is for the internal case and the second one is for the external case, ठीक है। Now coming back to the midpoint एक था, midpoint में क्या था ना, suppose 2 points are there, P and Q are 2 points where having coordinates x1 y1 and x2 y2, and R will be the point between P and Q which divides that P and Q in the ratio, same ratio means 1:1 ratio में वो डिवाइड करें। Then the coordinates of R will be given by x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, क्लियर। दिस इज नथिंग बट अवर डायरेक्टली ये फॉर्मूला में हम डिवाइड करें, मतलब m और n में जगह में 1 पुट कर देंगे तो इट विल गिव हमें x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2, ठीक है। सो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10 एंड स्टैंडर्ड 11 वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, बट नाउ इन द वेक्टर अलजेब्रा वी विल यूज दैट सेम कांसेप्ट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सपोज a वेक्टर इज देयर एंड b वेक्टर इज देयर, सपोज a वेक्टर इज देयर एंड b वेक्टर इज देयर, ओके, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट O एंड OP के वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो A वेक्टर है, O और OQ का है B वेक्टर, और हमको वो O इनिशियल पॉइंट से और इसको हम जो ज्वाइन किया PQ को हमने ज्वाइन किया, तो इसका डायरेक्शन है ये इसका डायरेक्शन है ये, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन एज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट R बी ए पॉइंट विच डिवाइड्स दैट PQ लाइन सेगमेंट और लाइन इन द रेशियो m:n। तो यहाँ पे OP का वेक्टर पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, OQ विल बी V वेक्टर, और PQ जो हमारा लाइन सेगमेंट हुआ जो रे हुआ वहाँ पे दैट इन दैट लाइन R इज ए पॉइंट, R एक ऐसा पॉइंट है जो कि वो PQ को कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने सेम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, PR को हमने दिया m रेशियो एंड RQ को हमने दिया n रेशियो, PR को m RQ को n। ये इंटरनल केस हम इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो PQ को इंटरनली R डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n में डिवाइड कर रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट OR, मतलब वो इनिशियल पॉइंट से जो पॉइंट में टच कर रहा है मतलब डिवाइड कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर मतलब R वेक्टर हमको निकालना है, ठीक है। सो द R वेक्टर विल बी गिवन बाय द सेम कॉन्सेप्ट m into B वेक्टर प्लस n into A वेक्टर विल डिवाइडेड बाय m plus n। तो वो जो रेशियो में डिवाइड किया
पी आर एंड क्यू आर को m/n रेशियो में, उसका जो हमारा r का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी गिवन बाय m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू ए वेक्टर होल डिवाइडेड बाय m प्लस n. दिस इज फॉर द इंटरनल डिवाइड. क्लियर. ओ पी था एक वेक्टर, ओ क्यू था एक वेक्टर, पी क्यू को हमने ज्वाइन किया और पी क्यू में आर एक ऐसा पॉइंट है जो कि पी क्यू वेक्टर को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n रेशियो में. हमने उसका जो नेमिंग रखा सेम रखा, यहाँ पे पी आर कर दिया, आर क्यू कर दिया, m/n रेशियो में डिवाइड करें. देन द वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर which is from that O point to that R point will be given by R vector will be m into b vector, m into v vector plus n into a vector whole divided by m plus n according to सेक्शन फॉर्मूला. ये था इंटरनल डिवाइड में. अगर हम एक्सटर्नल डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा ना, यहाँ पे OP वेक्टर का a वेक्टर लिए, OQ वेक्टर का b वेक्टर लिए, बट वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम एक्सटेंड करके यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिला r, यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे एक मुझे पॉइंट मिला r जो कि वो पी क्यू को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, पी आर हमारा हो गया कितना m एंड आर क्यू हमारा हो गया n. देखो पी आर का रेशियो था m, आर क्यू का रेशियो कितना था n, तो यहाँ पे पी आर का रेशियो हो गया m, आर क्यू का रेशियो हो गया n, तो वो ये यहाँ पे भी उसको m/n रेशियो में डिवाइड. देखो यहाँ पे पी आर बाई आर क्यू हम क्या क्यों कर रहे हैं, ये हम हमेशा m/n रेशियो में लेते हैं हमेशा, तो हमको हमारे लिए इजी रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया m, यहाँ पे हो गया n. तो उसका जो कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम अगर हम ओ आर को ज्वाइन कर रहे हैं दैट इज आर वेक्टर, हियर द आर वेक्टर विल बी गिवन बाय अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल डिवाइड. बस यहाँ पे क्या होगा ना, माइनस हो जाएगा. यहाँ पे प्लस होता था इंटरनल केस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस. तो m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर होल डिवाइडेड बाय m माइनस n. सो इंटरनली में अगर आर वेक्टर हम निकाल रहे हैं दैट पोजिशन वेक्टर निकाल रहे हैं आर पॉइंट तक with respect to O, it will be given by mb vector plus na vector by m plus n, and here r vector का position vector with respect to O vector will be given by mb vector minus na vector whole divided है. यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा. और मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं, सपोज OP है a वेक्टर, OQ है b वेक्टर और PQ को R एक ऐसा पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है 1:1 रेशियो में, मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा R. तो उसका OR का जो पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2. ये कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा मुझे. बस m और n की जगह कितना पुट करेंगे, 1:1 करेंगे तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई 2. तो ऑब्वियसली इट विल बी गिवन बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 2. सो दिस इज द केस फॉर एक्सटर्नल डिवाइड, इंटरनल डिवाइड एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला बाय यूजिंग द वेक्टर अलजेब्रा. क्लियर. ओके. सो नाउ कमिंग बैक टू द next last example of that content, and then we'll conclude that content. We'll go to the 10.2 exercise. Okay, so here it is given that given OP vector is equal to 3a vector minus 2b vector and OQ vector equal to a vector plus b vector. यहाँ पे दो वेक्टर given है. Find the position vector of the point R which divides the line PQ joining the P and Q in the ratio 2:1 internally और एक में externally. तो वो एक बार internally divide कर, एक बार वो क्या कर रहे हैं एक्सटर्नली डिवाइड कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर डिवाइडिंग इंटरनली इन द रेशियो 2:1 इज गिवन बाय, अगर हम उसको इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं यूजिंग 2:1, सो इट विल बी गिवन बाय ओ आर वेक्टर इक्वल टू इंटरनली मतलब प्लस करेंगे तो 2m इंटू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. जस्ट पुट द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज दैट इज OQ का था a वेक्टर प्लस b वेक्टर, OP का था a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर होल डिवाइडेड 2 + 1 is 3. तो जस्ट सॉल्व करेंगे. सो लास्टली विल गेट 5a वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 3. एक्सटर्नली करेंगे तो जस्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. तो 2mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस 1, तो 2 इंटू OQ वेक्टर माइनस 1 इंटू OP वेक्टर होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1. जस्ट पुट द वैल्यूज, लास्टली विल गेट 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर. क्लियर. So this is all about all the concepts of content number 2 where we have discussed so many concepts. Okay, so first write it down in your note copy, then we will proceed to our exercise 10.2. ठीक है. तो अभी तक जितना हमने डिस्कस किया आई डोंट थिंक एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा होगा. फिर भी जब हम एक्सरसाइज करेंगे बीट बाय बीट करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोग का एक्सरसाइज छोड़ूंगा 10.2 का. तो बिफोर going to that exercise, first all you have to do that you have to write the notes in your note copy of vector algebra. Okay, so thank you all. Hello students, welcome back once again to the next video. So here we will discuss about the exercise 10.2, all the questions. Okay, so
starting from the question number 1. So we have already discussed all the concepts of this exercise in our video 2, content number 2. Okay, so अगर कोई बच्चा देखा नहीं हो कंटेंट तो पहले वो कंटेंट को देख लेंगे, पहले सब कॉन्सेप्ट वहाँ पे डिटेल में वहाँ पे समझाया गया है. देन विल प्रोसीड टू अवर exercise 10.2. okay, so coming back to the 10.2 question number 1, compute the magnitude of the following vectors. तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, ए बी सी वेक्टर्स आते हैं. तो टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑल द वेक्टर्स, जस्ट यू हैव टू squaring all the scalar components like 1 square plus 1 square plus 1 square प्लस करेंगे, फिर उसका रूट ओवर निकाल लेंगे. देन विल गेट हाउ मच, √3. ओके, बी वेक्टर का वैसे ही 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, दैट विल कम √62. सी वेक्टर को वैसे आई स्केलर कंपोनेंट्स को 1/√3 माइनस 1/√3 उसका स्क्वायर करके ऐड करके उसका रूट ओवर 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर का रूट ओवर. सो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट विल बिकम √1, दैट विल बिकम 1. क्लियर? So that is the magnitude of the following vectors. Coming back to the question number 2, write two different vectors having same magnitude. हमको दो different vectors लिखना है, but उनका magnitude क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो हमने क्या किया ना, यहाँ पे i प्लस जे प्लस के लिख लिया, बी वेक्टर में i प्लस जे माइनस के लिखा मैंने. तो ऑब्वियसली अगर उनका कोफिशिएंट ऑफ द स्केलर कंपोनेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स अगर सेम नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स. तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, जे का 1, यहाँ पे 1, बट यहाँ पे +1, यहाँ पे -1 है. कोफिशिएंट ऑफ कैफ इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट इक्वल. बट व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू वेक्टर्स, लाइक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी गिवन बाय √3. बी वेक्टर का जैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर that will also become 1, that is 1 plus 1 plus 1, that is √3. So here the magnitude are same, but both the vectors are not same. So here are the examples of two vector having a different vector having two different vector but magnitude are same. So here a vector का magnitude b vector is same, but a vector is not equal to b vector. Question number 3, write two different vectors having same direction. डायरेक्शन उसका सेम रहना चाहिए. तो डायरेक्शन सेम रहना चाहिए मतलब उसको एक स्केलर कंपोनेंट में हमको निकालना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है. तो मैंने ए वेक्टर को लिखा i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर को लिखा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, i प्लस जे प्लस के, और अगर 2 कॉमन लेके i प्लस जे प्लस के, देन दिस इज नथिंग बट आवर ए वेक्टर. सो बी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज 2 into a vector, स्केलर कंपोनेंट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन वेक्टर विथ अनदर वेक्टर. सो देयरफॉर अगर हम दोनों को, एक को और एक का स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रख देते हैं, देन both the vectors are having same directions. क्लियर? अगर यहाँ पे नेगेटिव ऑफ -2 लेगा तो वो नेगेटिव डायरेक्शन निकलता है, बट पॉजिटिव में निकला है मतलब सेम डायरेक्शन में ही होगा वो दोनों. ठीक है. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल. ऑब्वियसली इक्वल वेक्टर्स होंगे मतलब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो 2i कैप प्लस 3j को यहाँ पे xi कैप प्लस yj कैप, ऑब्वियसली ये दोनों सेम कब होंगे, जबकि दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा. x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3. तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ i कैप एंड j कैप इन बोथ साइड्स, सो वी हैव x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू हाउ मच, 3. Very good. Same. Come back to the question number 5. Find the scalar and vector component of the vector with initial point 2 1 and terminal point -5 7. तो यहाँ पे क्या बोला है कि दो वेक्टर गिवन है, दो पॉइंट्स गिवन है, दैट इज वन इज ए वन इज बी, जिसका कि इनिशियल पॉइंट है ए में और फाइनल पॉइंट है बी में. मतलब ए बी वेक्टर हमको निकालना है. तो ए का कोऑर्डिनेट है 2 1, बी का कोऑर्डिनेट है -5 7. सो ए बी वेक्टर विल बी गिवन बाय x2 मतलब b से a को माइनस करें, b इज द टर्मिनल और टर्मिनल माइनस इनिशियल, मतलब x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, जस्ट -5 -2 i कैप 7 -1 j कैप, तो -7 i कैप प्लस 6 j कैप. सो ए वेक्टर विल बी गिवन बाय -7 i कैप एंड प्लस 6 j कैप. सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट. स्केलर कंपोनेंट कौन सा होता है, कोफिशिएंट्स ऑफ दैट वन, दैट इज -7 एंड 6 आर द स्केलर कंपोनेंट. वेक्टर कंपोनेंट मतलब सब टोटल को लेंगे, मतलब -7 i कैप एंड 6 j कैप आर द वेक्टर कंपोनेंट्स. कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स. सम करना है तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को बस ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से प्लस सी वेक्टर. सो यहाँ पे कोफिशिएंट आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ, के के साथ. 1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 4 -6 एंड 1 प्लस 5 -7. ठीक है.
So by after calculating you will get minus 4 j cap. यहाँ पे I का 0 क्या, so directly we will write minus 4 j cap minus 5 k cap. क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर्स ऑफ द इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप. यूनिट वेक्टर हमको निकालना है. कॉन्सेप्ट इज ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ए वेक्टर इज गिवन बाय आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप होल डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 मतलब कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर का रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट ओवर. So it will be given by I cap plus A cap plus 2 k cap divided by root 6. सेपरेट करके लिखेंगे तो 1 by root 6 I cap 1 by root 6 J cap 2 by root 6 K cap. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर PQ where P and Q are the points 1 2 3 and 4 5 6 respectively. PQ निकालना है तो P is the initial, Q is the final terminal. तो P पॉइंट पहले लेते हैं 1 2 3, Q पॉइंट टर्मिनल 4 5 6. PQ वेक्टर हमको निकालना है तो मतलब Q माइनस P करेंगे. कोफिशिएंट ऑफ P माइनस कोफिशिएंट ऑफ Q मतलब 4 minus 1 I cap 5 minus 2 J cap 6 minus 3 K cap. It will be given by 3 I cap plus 3 J cap plus 3 K cap. The magnitude of that vector will be given by square of the coefficients and root over. So 3 square plus 3 square plus 6 square का root over that will become root 27. Now we have to find out the unit vector. So unit vector formula of unit vector will be given by वेक्टर PQ वेक्टर होल डिवाइडेड बाय PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो PQ वेक्टर विल बी गिवन बाय 3 I cap plus 3 J cap plus 3 K cap by magnitude of PQ vector is root 27. So 3 by root 27 I cap plus 3 by root 27 J cap plus 3 by root 27 K cap. Then the unit vector will be given by this. Clear. Question number 8 completed. Now coming back to the question number 9. Okay, for the given vector A vector and B vector फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी. मतलब पहले ए प्लस बी वेक्टर निकालना है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है. तो फर्स्ट ए प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं. जस्ट कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो 2 प्लस माइनस 1 that is I cap plus 0 J cap plus 5 K cap. So that is given by A plus A vector plus B vector. So now we have to find out the unit vector along A plus B vector. That means पहले तो वेक्टर निकाल लिया हमने I cap plus 0 J cap plus K cap. Now we have to find out the magnitude also. So magnitude of A vector plus B vector will be given by 1 square plus 0 square plus 1 square का root over. That will be given by root 2. तो अभी वेक्टर भी मिल गया, मैग्नीट्यूड भी मिल गया. Just divided will get our what unit vector. So an unit vector in the direction of A vector and B vector will be given by A vector plus B vector whole divided by A vector. कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है. अगर हम इसको एक नॉर्मल एक C ले लेते तो क्या होता है, C वेक्टर बाई C वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. A वेक्टर प्लस B वेक्टर यहाँ पे निकला है I के प्लस 0 J के प्लस K के बाई मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई रूट 2. जो सेपरेटेड 1 बाई रूट 2 I के प्लस 1 ये तो 0 हो गया एंड 1 बाई रूट 2 K के. सो इट विल बी गिवन बाई 1 बाई रूट 2 I के प्लस 1 बाई रूट 2 K के. Clear. Okay, now coming back to the question number 10. Find the vectors in the direction of vector this which has magnitude 8 unit. यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना यूनिट होना चाहिए, 8 यूनिट होना चाहिए. तो लेट हमारा वेक्टर जो गिवन है 5 I कैप माइनस जे कैप प्लस 2 K कैप. नाउ इट्स मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय, हमको यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले. मैग्नीट्यूड विल गिवन बाय 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो दैट विल बी गिवन बाय 25 प्लस 1 प्लस 4 का रूट ओवर दैट विल बिकम रूट 30. तो नाउ ए कैप विल बी गिवन बाय ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ए वेक्टर विल बी गिवन बाय 5 I कैप माइनस जे कैप प्लस 2 K कैप होल डिवाइडेड बाय रूट 30. तो 5 बाई रूट 30 I कैप माइनस 1 बाई रूट 30 जे कैप प्लस 2 बाई रूट 30 K कैप. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वेक्टर व्हिच हैज मैग्नीट्यूड 8. मतलब 8 मैग्नीट्यूड में बनाना है. मतलब ये था हमारा यूनिट वेक्टर, सपोज ये था मेरा यूनिट वेक्टर, उसको हमको 8 पार्ट में करना है. तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, 8 इंटू यूनिट वेक्टर करेंगे. तो लेट दैट वेक्टर बी बी वेक्टर एंड सो बी वेक्टर विल बी गिवन बाय 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 8 इंटू ए कैप. मतलब 1 यूनिट में 8 यूनिट्स क्या करना. तो ऑब्वियसली 1 यूनिट में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई करेंगे. सो 8 इंटू ए कैप, ए कैप हमारा निकला था यहाँ पे, तो वहाँ पे 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म में 8 मल्टीप्लाई करना है. तो 5 इंटू 8 40, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 8 16. सो इट विल बी 40 बाई रूट 30 I कैप माइनस 8 बाई रूट 30 J कैप प्लस 16 बाई रूट 30 K कैप. दैट विल बी द आंसर. Question number 10 also completed. Then back to the question number 11. So that the vector 2 I cap plus minus 3 J cap plus 4 K cap and this are collinear.
कोलिनियर प्रूव करना है, मैंने बोला था कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करेंगे, एक वेक्टर को दूसरा वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखा देंगे तो हो जाएगा. सो हियर ए वेक्टर इज गिवन बाय 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर इज गिवन बाय माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप. तो अगर बच्चों यहाँ से मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ, इट विल बी गिवन बाय 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. सो दिस इज नथिंग बट आवर a vector. So b vector will be given by -2 into a vector. Obviously यहाँ पे -2 is less than 0. Obviously वो डायरेक्शन ऑपोजिट हो या सेम हो, बट दे आर पैरेलल. मतलब हमने इसको b को a का स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया. दैट्स व्हाई इट विल बी गिवन बाय a vector and b vector are कोलिनियर. क्लियर? लैम्डा, हियर लैम्डा इक्वल टू -2. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस DCS ऑफ द वेक्टर दिस. ऑब्वियसली डायरेक्शन कोसाइंस के निकालने के लिए पहले हमको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा. तो पहले ए वेक्टर इज गिवन बाय आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. सो ए वेक्टर का और टू फाइंड आउट ए कैप यूनिट वेक्टर वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज दैट पर्टिकुलर वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड विल गिवन बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट ओवर 1 प्लस 4 प्लस 9 का रूट ओवर दैट विल बिकम रूट 14. सो अभी ए कैप विल बी गिवन बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट विल बी गिवन बाय आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय रूट 14 का रूट ओवर 14 का रूट ओवर. ठीक है. सो इट विल बी गिवन बाय 1 बाय रूट 14 आई कैप, 2 बाय रूट 14 j कैप, 3 बाय रूट 14 k कैप. सो एज वी नो डायरेक्शन कोसाइंस आर द कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, j कैप एंड k कैप इन ए कैप. यूनिट वेक्टर में जो आई कैप और j कैप और k कैप का कोफिशिएंट्स रहते हैं, दिस एंड दिस, दे आर सेड टू बी डायरेक्शन कोसाइंस. और यहाँ पे जिसका कोफिशिएंट्स रहता है, दीज आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियोज. अगर डायरेक्शन रेशियोज पूछा होता तो 1 2 3 होता. डायरेक्शन कोसाइंस होगा तो 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 एंड 3 बाय रूट 14. क्लियर? वेरी गुड. नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 13. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी. तो यहाँ पे वो वेक्टर नहीं दिया, वो पॉइंट्स दे दिया. तो पॉइंट से वेक्टर पहले निकाल लेते हैं. सो एज ए एंड बी, ए टू बी मतलब ए इज द इनिशियल, बी इज द टर्मिनल. तो ए टू बी तक निकालेंगे जब, तो बी से ए को माइनस करेंगे, बी का कोफिशिएंट से ए का कोफिशिएंट माइनस करेंगे. मैंने -1 आई कैप -2 j कैप 1 -3 k कैप. So lastly we will get a vector equal to -2i cap -4 j cap plus 4 k cap. That is given by a b vector. Now उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब ऑब्वियसली उसका डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, मतलब यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा. यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर 4 प्लस 16 का रूट ओवर दैट विल बिकम रूट 36 दैट विल बी गिवन बाय 6. तो यहाँ पे वेक्टर मिल गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल गया एंड यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी वेक्टर, दैट इज द फॉर्मूला ए बी वेक्टर बाय ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो -2i कैप -4 j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय 6. जस्ट सेपरेटेड एंड सॉल्व इट. लास्टली विल गेट -1/3 i कैप -2/3 j कैप plus 2/3 k cap. So here the coefficient of I cap, j cap and k cap of unit vectors are said to be direction cosines. So direction cosines are the coefficient of I cap, j cap and k cap in the unit vector. Therefore it will be given by -1/3, -2/3 plus 2/3. They are the direction cosines. Clear? Okay. Come back to the question number 14. This is one of the most important question. Okay. So that यहाँ पे शो क्या करना है, so that the vector I cap plus j cap plus k cap इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई जेड. मतलब उनके अंदर का जो हमारा क्या है एंगल है, दैट विल बी गिवन, दे आर सेम, इक्वली इंक्लाइंड मतलब सेम है. तो पहले ए वेक्टर इज गिवन बाय ए के प्लस जे के प्लस के कैप. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर्स अलोंग दैट ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड. तो पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा. सो वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर दैट विल बी गिवन बाय रूट 3. सो नाउ ए कैप विल बी गिवन बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो ए वेक्टर इज 1 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 3. जस्ट सेपरेट इट, विल गेट 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप. Therefore direction cosines are given by coefficients of I cap, j cap and k cap. So here direction cosines are 1/√3, 1/√3 and 1/√3. So let alpha, beta and gamma be the angles formed by the a vector with the directions of x, y, z axis respectively. तो obviously cos alpha direction cosines कौन सा रहता है, cosines of that angles direction angles. तो cos alpha, cos beta and cos gamma. Then obviously alpha will be given by कितना, alpha will be given by cos inverse 1/√3, beta will be given by
cos inverse 1 by root 3, and gamma will also be given by cos inverse 1 by root 3. So here we will get that alpha, beta and gamma all are equally inclined, that is इसका आंसर भी इतना निकलेगा, इसका आंसर भी उतना निकलेगा, इसका आंसर भी उतना ही निकलेगा, जितना भी वैल्यू निकलेगा वो three of the angles are same, hence the given vector equally inclined to the axis of x over here, and जो भी हमारा एंगल निकलेगा all are same and they are equally inclined to the x axis, y axis and z axis respectively. Clear? Coming to the question number 15. 15 नंबर ही होमवर्क, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट था. 16 में आते हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q. तो P एंड Q को ज्वाइन कर रहा है, उसका मिड पॉइंट निकालना है. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट आ रहा है, तो वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q आर इज गिवन बाय व्हाट इज द फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर कौन सा है, ये यहाँ पे दी जाता है कोऑर्डिनेट, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस यहाँ पे 4i कैप प्लस 1j कैप मतलब j कैप माइनस 2k कैप होल डिवाइडेड बाई 2. तो जस्ट सिंप्लीफाई इट, आई हैव 2 प्लस 4 6, 3 plus 1 4, 4 minus 2 2 I cap by 2. By just separating it we will get 6 by 2 3, 4 by 2 2, 2 by 2 1. So R will be given by 3 I cap plus 2 j cap plus k cap. This is the vector joining the midpoints and the particular vector. Okay, come back to the question number 17. So that the points A B C with position vector A B C, that A vector is this, B vector is this, C vector is this, respectively from the vertices are ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे शो करना है कि दे आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम दिखा देना पड़ेगा. अगर हमारा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर हो रहा है, देन ऑब्वियसली इट विल सैटिस्फाई द पाइथागोरस थ्योरम. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन. तो पहले उसका दिखा देते हैं. तो पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे. ए बी वेक्टर निकालने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, बी सी ए को माइनस करना पड़ेगा. तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस करना पड़ेगा, विल गेट माइनस आई के प्लस 3j के प्लस 5 के पे. वैसे बी सी निकालेंगे तो सी से बी को मतलब टर्मिनल से इनिशियल माइनस करना पड़ेगा. सी ए से वैसे सी को ए को सी से माइनस करना पड़ेगा. सो सी को ए से माइनस करना है, टर्मिनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे भी टर्मिनल माइनस इनिशियल. लास्ट विल गेट हियर दिस थ्री रिजल्ट, आई के प्लस 3j के प्लस 4k के माइनस आई के माइनस 2j के माइनस 6k के 2i के माइनस j के प्लस 5k के plus k के. So these are the vectors only, A, B, B, C and C, A. Then we have to find its magnitude also. So here magnitude will be given by ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर को रूट ओवर दैट विल बी गिवन बाय रूट 35. वैसे ही बी सी का निकालेंगे तो रूट 41 निकला. अच्छा, यहाँ पे ए बी का वेक्टर निकला रूट 35 का रूट. अगर हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं एक साथ में स्क्वायरिंग, क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम दिखाना था, तो ए बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट उठ जाएगा 35. वैसे बी सी निकला रूट 41, देन बी सी स्क्वायर विल बी 41, सी ए विल बी रूट 6, देन सी ए का स्क्वायर विल बी 6 ओनली. ठीक है, सो दीज आर द वेक्टर. अभी चेक करते हैं कि कोई भी दो ठो स्क्वायर का ऐड करने से थर्ड स्क्वायर निकल रहा है कि नहीं. नाउ आफ्टर चेकिंग दिस वैल्यूज विल गेट दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज 35 प्लस बी सी स्क्वायर इज 6. सो सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर. ओके, दिस इट इज गिवन एट ए बी ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर विल बी गिवन बाय वो 41 निकला. 41 इज नथिंग बट आवर बी सी स्क्वायर. सो हियर इट इज बी सी स्क्वायर. ओके, सो ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी गिवन बाय बी सी स्क्वायर. सो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर. ओके, सी ए स्क्वायर विल बी गिवन बाय बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर. सो that also it will satisfy the which इक्वेशन हमारा पाइथागोरस थ्योरम. दैट्स वाई अगर दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं और तीसरा वाला स्क्वायर निकल रहा है, दैट ऑब्वियसली मीन्स दैट दिस ट्राइंगल विल सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल. दैट प्रूव. क्वेश्चन नंबर 18 and question number 19 is for you, your homework. So in this way we have concluded our 10.2 exercise very nicely. Okay, so go through each and every questions very nicely and solve these, and write down all the notes as well as solve all the questions from 10.2 in your copy, so that it will be helpful during your revision time. Okay, so if any doubts will arise, then we will discuss in our Zoom classes. Okay, so thank you all for watching. Keep subscribing the channel and keep sharing the channel. Okay, so thank you all.